नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर सेकंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। उसमें हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इकोनॉमिक प्लानिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड उसके डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स हैं वो क्या होती हैं। एडवांटेजेस को आप आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी बोल सकते हैं एंड डिसएडवांटेजेस है उनको आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द इकोनॉमिक प्लानिंग भी बोला जा सकता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव बातें यानी एडवांटेज या फिर इसकी मेरिट्स हैं वो क्या क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे पहले जो मेरिट आती है वो आती है रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, आर्थिक विषमताओं में कमी। किसी भी कंट्री में जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पे पहले से प्लानिंग करी जाती है, सबसे ज़्यादा फोकस है वो वेलफेयर पे या फिर सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर है उस पे करा जाता है। यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से डिसाइड करा जाता है कि जो रिच पीपल्स हैं उन पे ज़्यादा टैक्स इम्पोज करे जाए, पुअर पीपल्स पे मिनिमम या जीरो टैक्स है वो इम्पोज करा जाए। तो प्रॉपर प्लानिंग होती है वो सोसाइटीज़ में जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनको रिड्यूस करने, उनको कम करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर सेकंड आता है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीव्र आर्थिक विकास। डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं वो फ्रेम करी जाती है। अब प्लानिंग है वो डिपेंड करता है कि आपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करा है या शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करा है या मीडियम टर्म की प्लानिंग करा है। प्लान्स हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के हो सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 इयर्स का प्लान बना लिया, फिर उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि रिक्वायरमेंट पे आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लान हैं वो किसी भी इकोनॉमी को रैपिडली डेवलप करने में हेल्प करते हैं। हेल्प लाइक आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आपके जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं जो कौन कौन से वीक हैं उस पर आपने फंड्स हैं वो ज़्यादा अलोकेट करें, वो आपके सेक्टर्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। फिर धीरे धीरे आप डिफरेंट पार्ट्स पे फंड्स को अलोकेट करते हैं। इट मीन्स ओवरऑल आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रैपिड हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है। फिर उसके बाद में थर्ड आता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित आर्थिक विकास। अब ये बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है वो डिफरेंट रीजन्स का भी हो सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर कंट्री होती है उसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं। कुछ स्टेट या रीजन्स आपके ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियली भी डेवलप होते हैं और दूसरे एस्पेक्ट है उसमें भी डेवलप होते हैं। वैसे ही आपके कुछ स्टेट्स होते हैं लाइक राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, ये स्टेट हैं वो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड स्टेट माने जाते हैं। तो जब आपका इकोनॉमिक प्लानिंग प्रॉपर करा जाता है तो इन स्टेट पे पर्टिकुलरली या विशेष रूप से फोकस करा जाता है ताकि उन पर्टिकुलर एरियाज का भी डेवलपमेंट है वो इंश्योर करा जा सके। तो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किसी भी कंट्री के रीजनल या बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, रोजगार समस्याएं होती हैं उनका समाधान होता है। अब आपने डिफरेंट एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई कर ली कि कौन कौन से एरिया में आपको डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही डेवलपमेंट होता है, चाहे वो आपके किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कुछ कमोडिटीज़ या गुड्स सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन की बात करें, वो हर एक एक्टिविटी जो इकोनॉमिक फॉर्म में चलती है वो आपके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। और एम्प्लॉयमेंट एक बार टेम्परेरी जनरेट होता है, फिर फिक्स नेचर का एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, उच्च जीवन स्तर को बढ़ावा। अब ये सारी चीज़ें आ गई, आपका रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली इनकम भी जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास में अवेलेबल होते हैं तो इनकम के साथ आप उन वेराइटीज़ को कंज्यूम कर पाते हैं। और यही सारे फैक्टर धीरे धीरे आपके एजुकेशन को भी इंक्रीज करते हैं, हेल्थ सर्विसेज को भी इंक्रीज करते हैं और वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट लाने का काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इमांसिपेशन फ्रॉम ट्रेड साइकिल। जो आर्थिक स्थायित्व तथा व्यापार चक्र है उनमें एक टाइप से हेल्प मिलती है या व्यापार चक्र है उनसे मुक्ति मिलती है।
हालांकि ट्रेड साइकिल्स को 100% कभी भी नहीं टाला जा सकता। एक सर्टेन टाइम जो 8 to 10 ईयर्स का माना जाता है उसमें ट्रेड साइकिल है वो आती है। ट्रेड साइकिल मीन्स यहाँ पे ग्रोथ टाइम ड्यूरेशन हो गया, फिर टॉप या बूम होता है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर आपके डूम लेवल तक यानी लोवेस्ट लेवल पे जाता है, फिर वापस से रिकवरी स्टार्ट होती है। ये एक ट्रेड साइकिल चलती है। अब ट्रेड साइकिल को कुछ पार्ट पे आप प्लानिंग के थ्रू रोक सकते हैं, उसे 100% कभी नहीं हटाया जा सकता। तो जैसे जैसे आप ट्रेड साइकिल्स के लिए बैरियर क्रिएट करते हैं प्लानिंग के थ्रू, आपकी इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन ऑफ सोशल एक्सप्लॉयटेशन, सामाजिक शोषण से मुक्ति। कोई भी कंट्री है उसमें चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, खासतौर से अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे सोशल एक्सप्लॉयटेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, या क्लास कन्फ्लिक्ट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग करा है और उसमें सोशल वेलफेयर को सबसे इम्पोर्टेंट माना है फैक्टर आपने, तो उस केस में डेफिनेटली सोशल डिस्पैरिटीज़ होती है उनको कम कराया जा सकता है, या इनइक्वालिटीज़ होती है उनको कम करा जा सकता है। जब इनइक्वालिटीज़ या डिस्पैरिटीज़ हैं वो कम होती है तो डेफिनेटली जो सोसाइटी है उसमें जो एक्सप्लॉइट होने वाले फैक्टर्स होते हैं उनका एलिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी एक्सप्लॉयटेशन है वो समाज में कम होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अबोलिशन ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा है उसका खात्मा करना या उससे मुक्ति मिलना। कोई भी कंट्री होती है, मान लीजिए कैपिटलिज्म स्ट्रक्चर आपने इकोनॉमी का अडॉप्ट कर रखा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन देखने को मिलेगा। रीजन बीइंग वहाँ पे हर एक बिजनेसमैन है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस हैं वो ले सकता है। लेकिन जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो प्लानिंग अथॉरिटी होती है वो आपके लिए पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती है, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू आपको बिजनेस वगैरह ऑपरेट करने पड़ते हैं। अगर आपने प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करे हैं तो बिजनेसमैन में या फिर इंडस्ट्रीज में कट थ्रोट कंपटीशन यानी गला काट प्रतिस्पर्धा है वो कम से कम देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन सोशल कॉस्ट्स, सामाजिक लागतों में कमी। सोशल कॉस्ट है वो कितने टाइप की हो सकती है, लाइक आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसका आपका एक्सपेंडिचर होते हैं, फिर रोड पे एक्सीडेंट हो जाना जो कोई ह्यूमन बीइंग की वजह से नहीं या नेचुरली हो सकता है, तो इस टाइप की, या फिर आपके पास में फ्लड आ जाती है, बाढ़ आती है, अर्थक्वेक भूकंप आ जाना, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो सोशल कॉस्ट को इंक्रीज करती हैं। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग करी है तो उस केस में फ्लड को भी रोका जा सकता है, रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको 100% नहीं तो उनको रिड्यूस जरूर करा जा सकता है। तो प्लानिंग के थ्रू जो सोशल कॉस्ट आती है उनको भी रिड्यूस करा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है मोरल अपलिफ्टमेंट, नैतिक उत्थान। किसी भी कंट्री में जहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता है, फिर आपके एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होने लग जाता है, लोगों में इनइक्वालिटीज़ कम होने लग जाती हैं, तो डेफिनेटली उस कंट्री की जो जनरल पब्लिक है उसका मोरल हमेशा हाई होता है, अपलिफ्टमेंट होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस, राष्ट्रीय आपदा के समय सहायक माना जाता है इसको। अब नेशनल क्राइसिस है वो कई टाइप के हो सकते हैं, एक तो वॉर कंडीशन है यानी दो कंट्री हैं उनमें युद्ध हो जाना हो गया, फिर नेचुरल क्लैमिटीज़ होती है वो चाहे फ्लड हो, उसके बाद में अर्थक्वेक हो या फिर दूसरी नेचुरल क्लैमिटीज़ होती है, वो सारे क्राइसिस का टाइम माना जाता है। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग करी है तो डेफिनेटली आप अपना एक रिजर्व फंड या फिर कुछ इस टाइप का मेंटेन करके चलते हैं कि आप क्राइसिस में उन सब चीज़ों को आसानी से झेल सकते हैं या फिर उनका सामना आराम से करा जा सकता है। तो प्लानिंग है वो या इकोनॉमिक प्लानिंग है वो नेशनल क्राइसिस में भी हेल्प करती है। फिर इसमें लास्ट आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, प्रौद्योगिकीय परिवर्तन। आज किसी भी कंट्री में आप देखोगे हर एक कंट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे फोकस करता है, यानी लेटेस्ट आपके पास प्रोडक्शन टेक्निक्स होनी चाहिए जिसमें आपकी पर यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो मिनिमम आती है, क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी आपके प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाते हैं। आपने प्लानिंग में पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए या लेटेस्ट टेक्निक्स के लिए अलग से प्रोविजन करा है तो उसका बेनिफिट आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिलता है और सिमिलरली जीडीपी या फिर नेशनल इनकम है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ये तो बात होती है एडवांटेजेस की या फिर मेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके बारे में।
अब किसी भी कॉइन के दो पहलू होते हैं सिक्के के, सकारात्मक और नकारात्मक। अब प्लानिंग होती है, उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, उनको देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसमें आता है लैक ऑफ पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका हनन होता है। प्लानिंग कर लिया आपने, किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप 100 यूनिट्स ही सेल आउट कर सकते हैं या 100 यूनिट्स ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं होगी। ऐसे ही कंजम्पशन है, उस पर रोक लगा देना कि आप ये पर्टिकुलर आइटम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं या परचेज नहीं कर सकते हैं, तो वो अगेन किसी भी कंज्यूमर की जो पर्सनल फ्रीडम है उसका हनन माना जाता है। तो प्लानिंग में जनरली इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। फिर सेकंड इसमें आता है लैक ऑफ नेसेसरी इंसेंटिव्स, आवश्यक प्रेरणाओं का अभाव। जनरली ये माना जाता है बिजनेस के पर्सपेक्टिव में देखा जाए या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वो मिनिमम होने चाहिए, जिससे आपके इनोवेशंस हैं वो होते जाते हैं और इंडस्ट्री है वो डेवलप होती जाती है। बट इकोनॉमिक प्लानिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे हर एक एस्पेक्ट यानी एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है उसको कंसीडर करा जाता है। समाज के निचले तबके से लेके ऊपर के तबके तक का ख्याल रखा जाता है और वहाँ पे इन सब पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे जाते हैं, तो वो एक टाइप से नेगेटिव इंसेंटिव बनते जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। अब इसका और एक नेक्स्ट इधर पॉइंट है आपका इंक्रीज इन करप्शन, दोनों का रिलेवेंस होता है भ्रष्टाचार को बढ़ावा। जहाँ पे प्लानिंग होती है फिर फाइलें आपकी ब्यूरोक्रेसी में जाती है, फिर फाइल अटकती जाती है, फिर उस पर ब्राइब रखनी पड़ती है, रिश्वत दी जाती है और उसके बाद में वो फाइल आपकी क्लियर होती है। तो जनरली प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें रेड टैपिज्म और करप्शन दोनों की प्रॉब्लम सिमिलरली देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दीर्घकालीन नियोजन, और इसके अपने आप में इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। मान लीजिए आपने नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्लान बनाए, अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए या वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ जाए तो आपके सारे प्लान्स हैं वो फेल हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की सक्सेस है वो ऑलमोस्ट अपन ये नहीं कह सकते कि वो 100% सक्सेस रहेगा। डेफिनेटली आज की जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके जो चेंजेस हैं उसका भी इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर आता है। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कंज्यूमर्स फ्रीडम, उपभोक्ता की स्वतंत्रता की समाप्ति या हनन। ये पॉइंट हालांकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ बिजनेस वाले पॉइंट के साथ में। जब कंज्यूमर्स पे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए जाते हैं कि आप पर्टिकुलर कमोडिटी की पर्टिकुलर क्वांटिटी ही परचेज कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें हैं वो प्लानिंग में ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्ट करी जाती है। जैसे कई हो सकता है वो आपके मोरली उन टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको गलत माना जाता हो, लेकिन किसी कंज्यूमर के बिहाफ पे देखा जाए तो उनको कंजम्पशन रोकना गलत होता है। और जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें कई टाइप के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ऑलरेडी इम्पोज्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। अब जब भी प्लानिंग करी जाती है तो उस केस में होता क्या है, आपका प्लानिंग अथॉरिटी है वो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्लस आपके नेशन के इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अब उस केस में होगा क्या, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस में कन्फ्लिक्ट्स आने लग जाते हैं या फिर आपके पॉलिटिकल रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज के साथ में वो खराब होने लग जाते हैं। तो इसकी एक लिमिटेशन इंटरनेशनल क्राइसिस भी होता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें नीड फॉर लार्ज मैन पावर, वृद्ध मानव शक्ति की आवश्यकता। हालांकि इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उस हिसाब से अपने पास मैन पावर सफिशिएंट अवेलेबल है। बट जो दूसरी कंट्रीज की बात करी जाए जिनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज या दूसरे रिसोर्सेज हैं वो तो सफिशिएंट हैं, बट उनके पास में मैन पावर की कमी रहती है। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है उसमें लॉन्ग टर्म की प्लान है या फिर प्रॉपर प्लान करा है तो डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग आपके पास में मैन पावर अवेलेबल होना चाहिए। हालांकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट गलत साबित होता है। फिर लास्ट पॉइंट इसमें आता है इनस्टेबिलिटी ड्यू टू पॉलिटिकल चेंजेस, राजनीतिक परिवर्तन से अस्थिरता। और इसका बेस्ट एग्जांपल प्लानिंग के साथ में मैं आपको दे सकता हूं। जैसे आपका 12th 5 ईयर प्लान है वो 2012 से लेके 2017 तक का था और वो बनाया गया था प्लानिंग कमीशन के थ्रू। बट 1 जनवरी 2015 को अपनी गवर्नमेंट चेंज हुई, यूपीए से एनडीए गवर्नमेंट आई और एनडीए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को अबोलिश कर दिया, उसको रिप्लेस करा गया था नीति आयोग से। और नीति आयोग है वो अपनी डिफरेंट प्लानिंग करता है।
तो कई बार जब पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर गवर्नमेंट है उसमें चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट है वो भी प्लानिंग पे देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मेनली दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, एक तो एडवांटेजेस या आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग और दूसरा डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस या आर्गुमेंट अगेंस्ट द इकोनॉमिक प्लानिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।